गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेरा नाम डॉक्टर ममता सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके सामने कोरिलेशन पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। स्टैट्स का आपका ये पेपर है, कोरिलेशन, जिसे सहसंबंध कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, लेकिन आज हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध पर बात करेंगे। सहसंबंध दो समंको समूह में पाए जाने वाले संबंध की जानकारी के लिए सहसंबंध के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। जनरली हम देखें कि सहसंबंध क्या है। सहसंबंध दो चरों के साथ होता है। यदि कोई एक चर बढ़ रहा है और एक चर कोई नीचे जा रहा है, यानी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव सहसंबंध। फॉर एग्जाम्पल, यदि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे इसे कि पॉजिटिव सहसंबंध। इसके विपरीत, यदि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन लोग उसे वाहन जो है कम खरीद रहे हैं, तो हम कहेंगे नकारात्मक या नेगेटिव सहसंबंध। इसके साथ, यदि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन लोग खेलों का सामान खरीद रहे हैं, तो ये कोई संबंध नहीं है, यहाँ कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता। अब हम सिस्टमैटिकल यदि देखें तो सहसंबंध सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रावेश ने किया था। सहसंबंध की बिंदु रेखीय विधि का प्रतिपादन फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। सहसंबंध ज्ञात करने की गणितीय विधि के प्रतिपादन तथा इसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय कार्ल पियर्सन को है, जिसका जिक्र हम आज यहाँ करेंगे। कार्ल पियर्सन के अनुसार, कार्ल पियर्सन की परिभाषा क्या थी? कार्ल पियर्सन की परिभाषा के अनुसार सहसंबंध वह सांख्यिकीय विधि है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की दिशा व मात्रा को बताती है। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। सहसंबंध के प्रकार, अब हम देखेंगे सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं। सहसंबंध को दिशा, अनुपात व चर मूल्यों की संख्या के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, रेखीय व वक्र रेखीय सहसंबंध, सरल, बहुगुणी व आंशिक सहसंबंध। अब है धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। हम देखेंगे यहाँ कि धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक किन परिस्थितियों में होता है। धनात्मक सहसंबंध जब दो चर मूल्यों के परिवर्तनों की दिशा एक ही हो, अर्थात एक में वृद्धि पर दूसरे में भी वृद्धि हो व एक में कमी होने पर दूसरे में भी कमी हो, तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहा जा सकता है। जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से मूल्य स्तर में वृद्धि, वस्तु की मांग में कमी से मूल्य में कमी आदि धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। इसे हम इस तालिका के रूप में देखेंगे। धनात्मक सहसंबंध x और y। x देखिए 10, 20, 30, 40, 50, y 50, 70, 80, 90, 100। यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। यहां हम देखेंगे x 10, 9, 7, 6, 4, y 15, 10, 8, 5, 2, यानी एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, एक बढ़े दूसरा भी बढ़े। उदाहरण, पढ़ाई के साथ अंक, यदि आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। दूसरा, एक घटे तो दूसरा भी घटे, यानी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो यानी आपके अंक भी कम आएंगे। इसको हम चित्र के रूप में भी देख सकते हैं। ये पॉजिटिव कोरिलेशन, सकारात्मक सहसंबंध जिसे कहते हैं। देखो दोनों बढ़ रहे हैं कि दोनों, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, इधर से और इधर से देखिए ये दोनों ऊपर जा रही है, यानी यहाँ धनात्मक सहसंबंध है। अब है ऋणात्मक सहसंबंध। देखिए उसके विपरीत, ऋणात्मक सहसंबंध जब दो चर मूल्यों के परिवर्तन की दिशा अलग अलग हो, जैसे पहले में वृद्धि पर दूसरे में कमी या पहले में कमी दूसरे में वृद्धि, तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। उत्पादन में वृद्धि होने पर कीमतों में कमी तथा वस्तु के मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि। जैसा कि हम मांग के नियम में पढ़ते हैं कि मांग कब बढ़ती है,
जब कीमत कम होती है, बाजार में जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। इसे इसे हम ऋणात्मक सहसंबंध के उदाहरण के तौर पे देखेंगे। अब इसे हम तालिका के रूप में देखें। देखिए x और y यहाँ है। x क्या कह रहा है कि 100, 150, 300, 400, 800। आप देखो लगातार यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। यदि इसे मूल्य ही मान लें तो किसी वस्तु का मूल्य 100 था, फिर 150 हो गया, फिर 300, फिर 400, फिर 800, तो देखें क्या उसकी डिमांड पे फर्क पड़ा। तो यहाँ देखिए 50, 40, 35, 25, 15, यानी कीमत बढ़ते ही डिमांड ऑटोमेटिकली कम होने लगी। ऐसे इधर आते हैं, देखिए ये घट रही है। यदि कीमत घट गई उल्टा कि 10, 8, 7, 5, 3, तो हमने देखा अरे ये तो वाई बढ़ गया, लोगों की डिमांड बढ़ गई। आमतौर पे बाजारों में आपने देखा होगा कि सेल लगते ही क्या होता है कि कीमत कम हुई, लोग ज्यादा खरीदने चले जाते हैं, ज्यादा जाते हैं ना। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एक बढ़े दूसरा घटे। जो हमने इसमें देखा कि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, अर्थात कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है। इसके विपरीत यहाँ देखें कि कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। इसे हम चित्र के रूप में भी देख सकते हैं, जिसे नेगेटिव कोरिलेशन या नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसका मांग वक्र देखो कैसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब है रेखीय व वक्र रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध रेखा के रूप में सीधी सी बात है। रेखीय सहसंबंध जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात समान हो। दो चर मूल्य, समझ रहे हो आप, दो वेरिएबल, जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात समान है, जैसे रोजगार में 10% वृद्धि से हर समय उत्पादन में 20% वृद्धि हो, तो इसे इस प्रकार के संबंध को रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। इन चर मूल्यों को बिंदु रेखा पत्र पर अंकित करने पर एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। अब है रेखीय सहसंबंध को यदि हम तालिका के रूप में देखें तो देखिए वही x है और ये परिवर्तन देखेंगे कि यहाँ x 100, 110, 130, 150, 200, और परिवर्तन क्या हुआ, 100 पे कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे ही 110 हुआ तो 10% परिवर्तन हुआ, 130 हुआ तो 30% परिवर्तन हुआ, और 150 हुआ तो 50% परिवर्तन हुआ, और 200 होते ही 100% परिवर्तन हो गया। यहाँ देखिए इसके विपरीत जस्ट अपोजिट कि यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ देखिए 50, 55, 65, 75, 100 परिवर्तन, 50 पे नील, 55 पे 30%, 65 पे 75 पे 50% और 100 पे 100%। वक्र रेखीय सहसंबंध वो सीधी रेखा। अब वक्र, सीधी रेखा और वक्र में क्या डिफरेंस है, देखो ये सीधी रेखा है और ये वक्र। जब एक कर्व आ जाता है तो हम उसे वक्र रेखा के रूप में जानते हैं। वक्र रेखीय सहसंबंध जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात असमान हो, जैसे रोजगार में 10% वृद्धि से कभी तो उत्पादन में 20% वृद्धि होती है, कभी 20% से अधिक या कम में भी वृद्धि हो जाती है, तो इसे वक्र रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। डाटा वही आपके सामने है, 100, 110, 140, 160, 200, परिवर्तन वही नील, 10%, 40%, 60%, 100%, y 50, 60, 75, 85, 90, और परिवर्तन नील, 20%, 50%, 70% और 80%। वक्र रेखीय सहसंबंध को रेखांकित रेखा चित्र पर भी अंकित करने से वक्र रेखा प्राप्त होती है। देखिए रेखीय सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय, यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा। जो एक सीधी रेखा है ये सब रेखीय सहसंबंध है, और जैसे ही उसने कर्व ले लिया तो वो वक्र रेखीय सहसंबंध बन गया। अब है सरल, बहुगुणी व आंशिक सहसंबंध। सरल सहसंबंध बिल्कुल सीधी सी बात, जब दो चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे सरल सहसंबंध कहा जाता है। इसमें एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित चर मूल्य होता है। आधार श्रेणी के चर मूल्यों को स्वतंत्र एवं संबंध श्रेणी के चर मूल्यों को आश्रित चर मूल्य कहा जाता है। अब बहुगुणी सहसंबंध, जब तीन या अधिक चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो इसे बहुगुणी सहसंबंध कहा जाता है।
इसमें दो या अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों का एक आश्रित मूल्य चर मूल्य पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आंशिक सहसंबंध, तीन चर मूल्यों के मध्य आंशिक सहसंबंध भी ज्ञात किया जा सकता है, किंतु इनमें एक स्वतंत्र चर मूल्य को स्थिर रखकर दूसरे स्वतंत्र चर मूल्य का आश्रित चर मूल्य से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। अब है सहसंबंध की मात्रा। हम सोचते हैं सहसंबंध है तो इसकी क्या कोई मात्रा है, क्या उसका हम परिमाण देख सकते हैं कि कितना, एक, कम, ज्यादा, कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाए। सहसंबंध का परिमाण एक दृष्टि में सहसंबंध परिणाम, यदि पूर्ण हम कहें कि किसी चीज में परफेक्ट कोरिलेशन है तो हम कहेंगे +1। इसके अपोजिट यदि हम कहें कि इसमें परफेक्ट नेगेटिव यानी नकारात्मक सहसंबंध है तो -1। अब है उच्च स्तर का हाई डिग्री, हम कहेंगे हाई लेवल का जो हाई डिग्री कोरिलेशन है तो उसे हम किससे कहेंगे कि जब 0.75 प्लस 0.75 तथा +1 के बीच में यदि जितना भी कोरिलेशन आता है उसे हम कहते हैं उच्च स्तर का यानी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके विपरीत यदि ऋणात्मक आते हैं तो यही डिग्री रहती है, देखिए यहाँ माइनस हो जाता है, -0.75 तथा -0.1 के मध्य एक और एक 0.75 के मध्य जो आता है उसे हम कहेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। नीचे आ जाइए, यह है मध्यम स्तर का मॉडरेट डिग्री। अब मॉडरेट डिग्री की डिग्री क्या है, गुणांक का मान क्या है 0.5 तथा 0.75 प्लस, यदि प्लस में है तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। और यही चीज यदि यहाँ आती है कि 0.75 तथा 0.5 के मध्य है लेकिन साइन कौन सा आ गया, माइनस के आते ही हम कहेंगे कि नेगेटिव सहसंबंध है। अब है निम्न स्तर का यानी लो डिग्री। लो डिग्री का क्या होगा, 0 तथा 0.5 के मध्य। इसमें भी ध्यान देखिए, अगर प्लस है तो क्या होगा धनात्मक यानी पॉजिटिव सहसंबंध, और यहाँ भी 0.5 तथा 0 है लेकिन यहाँ क्या है नेगेटिव, साइन क्या है माइनस, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अब है सहसंबंध का अभाव। क्या ऐसी स्थिति भी होती है कि हमें दो चीज मिली लेकिन हम कहें कि यहाँ कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ में खेल खिलौने या खेलों का सामान भी बढ़ रहा है, बिक रहा है, तो उसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सहसंबंध का अभाव है यानी 0-0। अब देखिए, एक आपके सामने एक सवाल आ गया जो एग्जाम में भी आपको करने को मिलता है, और सबसे पहले इसमें हमें क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन पे लिखा है निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें आपको क्या दिया गया, एक एक्स सीरीज एक वाई सीरीज, एक एक्स सीरीज और एक वाई सीरीज। अब एक्स देखिए 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, वाई 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4। कोई भी दो सीरीज हमें चाहिए होती है क्योंकि सहसंबंध दो वेरिएबल, दो चरों के बीच में निकाला जाता है, एक्स और वाई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले देखिए इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट, एक डायरेक्ट और एक शॉर्ट मेथड। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए। हमें ये एक्स लिया, देखिए सोल्यूशन आपके सामने है, ये एक्स सीरीज इसको मैंने ऐसे लिख लिया और वाई सीरीज मैंने ऐसे लिख लिया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको करने के लिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस एक्स सीरीज का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ये जब हमने इसका टोटल किया तो हमें प्राप्त हुआ सिग्मा एक्स, यानी टोटल लगते ही एक्स के आगे सिग्मा आ गया। अब ये आया हमारे पास 56। अब ये n कहां से लिया, n लिया 1 2 3 4 5 6 7, वेरिएबल कितने थे 7, हमने यहाँ लिया, और जब 56 को हमने 7 से भाग किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 8। सेम प्रोसीजर हम y के लिए करेंगे,
y का टोटल करते हैं तो नीचे मिलता है सिग्मा y, और सिग्मा y को जब हम n से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7। अब हमने 56 को भी 7 से डिवाइड किया या 77 को भी 7 से डिवाइड किया। इसको डिवाइड किया तो 8 मिला, इसको डिवाइड किया तो 11 मिला। तो अब हम इसको आगे कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए x यही था, मीन आपने निकाला 8, 11 में से 8 जाते हैं 3, इस 8 को इन सब में से माइनस करना है। इस 8 को 10 के आगे रखा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 8 गया 1, लेकिन यहाँ माइनस क्यों? जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो साइन माइनस का आता है। तो 8 क्योंकि 7 में से नहीं जाता तो 7 में से 8 गया 1, और 6 में से 8 गया 2, 5 में से 8 गया 3, लेकिन साइन आया माइनस का। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 5 और 1 6, 2 और 3 5 और 1 6, एक प्लस का एक माइनस का। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। क्लियर? अब है अगला स्टेप है हमारे पास dx स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जो संख्या है उसकी उसी में ही गुणा करना। तो यहाँ 3 था, 3 की 3 में किया तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। क्लियर? अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो आता है सिग्मा dx स्क्वायर 28। सेम स्टेप हम आगे चलते हैं। सेम y था, y का हमने मीन निकाला था, 11 आया। अब इस 11 को 20 में से माइनस किया, 20 में से 11 गए 9, 18 में से 11 गए 7, 12 में से 11 गया 1, और देखिए वही प्रोसीजर यहाँ, इधर संख्या छोटी है 11 बड़ा है, जब हम 8 में से 11 घटाएंगे तो लेकिन साइन माइनस का। 8 में से 11 गए 3, लेकिन माइनस, 10 में से 11 गया 1, साइन माइनस, 5 में से 11 गया 6, साइन माइनस, और 4 में से 11 गया 7, साइन माइनस। तो अब हम इसका टोटल कर रहे हैं, देखो तो ये भी 0 मिल गया। क्लियर? और इसका टोटल किया तो 28 मिल गया। ठीक है, अब ये 0 मिला, ये भी 0 मिला। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि 0 आने के बाद हमें क्या एक इंडिकेटर मिलता है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। अब फिर सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ किया था, इसका स्क्वायर करके ये लिया था, अब ये dy स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें dy स्क्वायर मिलेगा। 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, और 7 7 जा 49। अब हम इसको भी सिंपली टोटल कर लेंगे। इतना करने के बाद अब फाइनल स्टेप आता है, देखो dx dy। क्लियर? अब हमें निकालना है dx dy। dx आपके पास क्या था, ये, dy कौन सा था, ये, यानी इसकी इसमें गुणा। क्या है, 9 3 जा 27, 7 2 जा 14, 1 1 जा, देखिए ये स्टेप, इसको दिमाग में रखिएगा, ये स्टेप आपके सामने आना चाहिए, और इसकी मल्टीप्लिकेशन, और ये आ गया। अब इसका टोटल भी आके आपके पास सिग्मा dx dy इज इक्वल टू 76। ठीक है, अब यहां हम इसे लेंगे x बार y बार पूर्णांक है, अतः वास्तविक माध्य से विचलन। यहां हम प्रत्यक्ष मेथड का प्रयोग करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, 2 मेथड होते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, एक लॉग और एक शॉर्ट। यदि हमारे पास dx का स्क्वायर, इसका 0 आ जाता है मान, इसका 0 आ जाता है, तो हमें शॉर्ट की जगह लॉन्ग मेथड अप्लाई करना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं। ये है फार्मूला, r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन फिर अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर गुणा सिग्मा dy स्क्वायर। मान हमारे पास सारा था, हमें सिग्मा dx dy का मान मिला था 76। यहाँ r हमें निकालना है, dx इतना था और dy इतना था। सिग्मा dx 28 और सिग्मा dy 2 to 6। क्लियर? सबसे पहले इन दोनों की गुणा होगी, गुणा करते हैं तो हमारे को मिल जाएगा 6328।
अब जब 6328 मिल गया तो हमने इसका अंडर रूट निकाला, तो हमारे पास आ गया 79.55। अब 2 डिजिट बच गई, ऊपर है 76 और नीचे है 79.55। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.96। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा कोरिलेशन है तो यह है हाई लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन। अब है लॉन्ग मेथड था, सेम शॉर्ट मेथड। याद रखिए हम किसी भी मेथड का प्रयोग करें, चाहे हम लॉन्ग मेथड अप्लाई करें चाहे हम शॉर्ट मेथड अप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आता है। ऐसा कोई डाउट मत रखिएगा कि मेथड बदला तो आंसर भी बदल सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए अब इसमें ये रोल नंबर थे 10 बच्चों के, ये x और x की सीरीज है और ये y की सीरीज है। क्लियर? देखो स्टेप लगभग ऐसे ही हैं। अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले जब सवाल वही है तो पहले लॉन्ग मेथड अप्लाई करके देखा, तो हमने मीन निकाला। तो जब हमने मीन निकाला सिग्मा x अपॉन n तो हमारे पास 360 अपॉन 10 63 से 360 कहाँ से आया हमारे को, यहाँ से टोटल आया। तो जब इसका हमने मान किया तो और दूसरा y श्रेणी का निकाला तो 583 अपॉन 10 तो ये आ गया 58.3। यहाँ बेटा थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, ये है 630, 360 नहीं है 630। क्लियर? जब हम 630 को 10 से करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 63। अब हम ये y सीरीज का अब हमने देखा एक तो पॉइंट में आ रहा है तो हमने तुरंत इसको चेंज किया और इसमें हमने शॉर्ट मेथड अप्लाई किया। शॉर्ट मेथड अप्लाई करने के लिए हमें मीन नहीं निकालना, हमें एज्यूम मीन निकालना है। एज्यूम कर लेना है किसी को मीन को, और उसको एज्यूम करने के लिए x में से आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, x में से भी ले सकते हैं और कोई अपनी मन की सोची हुई भी ले सकते हैं। यहां हमने क्या लिया 62। अब 62 को हमने इनमें से भी माइनस किया, इनमें से भी माइनस किया। जब 62 को हमने इसमें से माइनस किया तो 80 में से 62 गए तो 18 से 60 में से गया, बड़ा है छोटा, ये ध्यान रखना हमेशा कि जब छोटी संख्या में से बड़ी घटाई जाएगी तो साइन बदल जाएगा। तो 60 में से 62 जाते ही ये 2 आएगा लेकिन माइनस का। तो इस तरह से हमने 80 में से घटाया, 60 में से 51, 69, 58, इसमें से जिस में से 63 छोटा है तो वहां प्लस आएगा और यदि बड़ा आता है तो माइनस आएगा। तो देखिए कुछ साइन प्लस के हैं कुछ साइन माइनस के हैं, साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हमने dx स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें साइन वैल्यू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? कि यदि प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यानी ये सब हमें प्लस में मिलता है। 18 की 18 में करेंगे और 2 की 2 में करेंगे, 11 की 11, 7 की 7 में, 4 की 4 में, 2 की 2, इस तरह से सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास dx स्क्वायर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर हम y में करेंगे, इसमें भी किसी एक को हम एज्यूम कर लेंगे। तो जब हमने y में किसी को एज्यूम किया तो आपने देखा इसमें एज्यूम है क्या है बताओ, 58 घटाया, इसमें 45 में से क्या कितना कितना घटाया हमने 58। हमने पॉइंट ये 3 नहीं लिया, सिर्फ 58 मान लिया। तो जब 58 को हमने 45 में से घटाया तो 45 में से 58 घटाने पे 13, ये घटाते चले गए तो कुछ साइन प्लस के कुछ माइनस के, क्योंकि 58 जिनसे बड़ा है वो माइनस, वो माइनस, वो माइनस, वो माइनस, और जिनसे छोटा है 62 में से आराम से जाता है ना तो ये प्लस प्लस। तो इसको अभी हम टोटल कर लेंगे। अब टोटल करते हुए इसमें क्या ध्यान देना है कि जो प्लस के हैं वो प्लस के अलग जोड़ने हैं और माइनस के अलग जोड़ने हैं। तो जब हमने टोटल किया उसमें से घटाया तो सिग्मा dx बाई ये 3 मिला और सिग्मा dx हमें 10 मिला। फिर इसका भी स्क्वायर कर लिया तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 2 का, 1 का, 4 का, 10, 10, 8, 4, 2, इनका स्क्वायर करके हमें ये डिजिट मिली, इसको भी हमने नोट कर लिया। अब dx dy, x dx ये है आपके पास और dy ये है। क्लियर? अब जब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ क्या ध्यान देंगे कि यदि 2 साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे, और यदि दोनों प्लस के हैं तो हम प्लस लगाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो हम माइनस लगाएंगे। देखो सबसे पहले देखिए साइन लगाने चाहिए, प्लस
माइनस, क्या आया माइनस, माइनस प्लस क्या आया माइनस, माइनस प्लस क्या आया माइनस, प्लस माइनस क्या आया माइनस। तो साइन का विशेष ध्यान कोरिलेशन में रखा जाता है। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, माइनस के अलग जोड़ेंगे और प्लस के अलग। लेकिन हम यहाँ देखते हैं हमारे पास तो सारे माइनस क्या हैं, तो हमने सबका टोटल किया, आंसर भी माइनस में मिलेगा, -437। देखिए अब इसे हम फार्मूले पे डालते हैं, R = N, फार्मूला शॉर्ट कहलाने में शॉर्ट, लेकिन फार्मूला लिखने में बड़ा। N डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, N = सिग्मा dx dy माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx फिर डॉट सिग्मा dy स्क्वायर, नीचे अंडर रूट n फिर डॉट यानी गुणा n डॉट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx होल स्क्वायर n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dy होल स्क्वायर। अब इसको हम फार्मूले पे लगा रहे हैं, 10n हो गया, सिग्मा dx dy 437 और सिग्मा dx dy की वैल्यू है 10 × 3। अब हमने इनको इनसे मल्टीप्लाई किया और देखिए एक माइनस का साइन और है, जब हमने इसको किया तो ये मिला माइनस का, क्लियर, और 10 का इसमें किया ये भी मिला माइनस का। माइनस के 4370 में से जब माइनस के 30 होंगे तो आंसर आ जाएगा -4400। नीचे हमारे पास इसकी इससे मल्टीप्लाई और 10 की 10 में ही मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसकी इसमें मल्टीप्लाई और 3 की 3 में ही मल्टीप्लाई करके जब हम इसको करेंगे तो यह आएगा, 10 की 10 में करेंगे 100, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऊपर की वैल्यू को नीचे से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -67। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे। Thank you very much. Bye.